तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट, रॉन्गफुल एक्ट, डैमेज एंड इंजूरियस साइन देम ना. नेक्स्ट इज मेंस्ट्रिया. मेंस्ट्रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड. मेंस्ट्रिया का क्या मतलब होता है? गिल्टी माइंड. जैसे अभी मैंने बताया, जब मैंने उसे धक्का दिया, हाथ लग गया और वो गिर गया, धक्का दे दिया, क्या मैंने धक्का दिया था या वो गिर गया था? गिर गया था. मेरा गिल्टी माइंड था. क्या मैं गिरना चाहती थी उसे 20वीं मंजिल पे इसलिए लेके गई थी कि इसे धक्का दूंगी? नहीं ना. तो मेरा गिल्टी माइंड नहीं था. अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो वो क्राइम नहीं है. अगर मेरे पास कोई लीगल एक्सक्यूज है तो मैं बच सकती हूँ. लाइक मैं हर बार यही एग्जांपल देती हूँ कि ये फैन है, फैन गिरने वाला है अर्पिता पे. मैंने इधर से आई और मैंने अर्पिता को धक्का दे दिया. धक्का दिया तो जाके ये शीशे के गेट में लगी और इसकी नाक फ्रैक्चर हो गई. तो क्या ये मुझ पे केस कर सकती है कि मैम ने मुझे धक्का दिया? कर सकती है देव. इसके चाहने से क्या होता है? कुछ रेमेडी मिलेगा इसे? चाहने से क्या होता है? चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, सब कुछ मिलता थोड़े ना है. रेमेडी मिलेगा. पॉइंट ये है, वो चाह मिलेगी तुम्हें. अर्पिता को कुछ नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि मैं प्रूफ कर दूंगी कि भाई पंखा गिर जाता, कोमा में चली जाती, सर की हड्डी टूट जाती, इससे अच्छा तो नाक की टूट गई. मैं तो बचा ही रही थी. वो पुश ज्यादा हो गया तुम्हारे को, वो तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है ना. तो मैंने उसको धक्का क्यों दिया? गरम पंखा इज वेरी हैवी और सर पे गिर जाता तो अच्छा खासा डैमेज होता है. उससे ज़्यादा धक्का देने से ज़्यादा डैमेज ही हो जाता. तो यहाँ मेरा गिल्टी माइंड, इसे धक्का देने में गिल्टी माइंड था? नहीं था. तो क्या डैमेज हुआ है? डैमेज हुआ है, पर लॉ की नज़रों में ये डैमेज नहीं है, क्योंकि ये बड़े डैमेज से मैंने इसको बचाया है. ठीक है. कोई रेलवे ट्रैक पे खड़ा है, उसको बचाने के लिए मैंने उसे धक्का दिया और वो रोल करता हुआ दूसरी जगह गया और उसकी पूरी बॉडी स्क्रैच हो गई. तो क्या वो डैमेज है? नहीं है. ट्रेन के नीचे आता तो मर ही जाता ना. दिस इज व्हाट इज गिल्टी माइंड. कि मेरा कोई भी एक्शन करने के पीछे गिल्टी माइंड होना चाहिए. गिल्टी माइंड है तो क्राइम है, गिल्टी माइंड नहीं है तो क्राइम नहीं है. ठीक है. दिस इज द मैक्सिम. एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेंसिट्रिया. एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेंसिट्रिया. इसका मतलब होता है द एक्ट इटसेल्फ, कोई भी एक्शन इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट. कोई गिल्ट नहीं दे सकता एक्शन इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड. अगर गिल्टी माइंड एब्सेंट है तो कोई गिल्ट नहीं दे सकता. मेरा गिल्टी माइंड था ही नहीं इसे धक्का देना, इसकी नोज फ्रैक्चर हो गई, इसमें मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, तो कोई भी लॉ मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकती है. ठीक है. दिस इज मेंस्ट्रिया. मेंस्ट्रिया होना ज़रूरी है अगर आप क्राइम साबित करते हो तो. ठीक है. एक काम कर दो, ये फैन चला दो. पहुंच जाएगी हाइट? ट्राई करो. थैंक यू. समझ आया मेंस्ट्रिया? क्या मैक्सिम है इसका? बोलो मेरे पीछे. एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेंसिट्रिया. मेरे पीछे तो किसी ने नहीं बोला. बोलो. इसका मतलब क्या होता है? एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड. बोलो. लिखी. समझ आया क्या है? अपनी लैंग्वेज में साइड में लिखो कि अगर गिल्टी माइंड नहीं होगा. व्हाट्सएप मतलब हमेशा जब भी मैं कहूँगी जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी उसको अपनी लैंग्वेज में साइड में लिखोगे, अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में. उससे क्या होगा, जब बाद में टॉपिक पढ़ने बैठोगे तो वो टॉपिक अच्छा रहेगा, वरना पेपर तक भूल जाओगे. इतने बादाम तुमने नहीं खाए हैं. लिख लो अपनी लैंग्वेज में. जो अभी मैंने समझाया है वो अपनी लैंग्वेज में लिखो अभी यहाँ पे. और ये बात मान लो, अभी मैंने वीडियो में भी बोला था, एग्जीक्यूटिव में आपका ये सब्जेक्टिव पेपर है, 8 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से. ढंग से नहीं
नहीं पढ़ोगे तो एग्जीक्यूटिव में फिर जीरो से मेहनत स्टार्ट करोगे। पेपर तो तुमने ही देने हैं ना, और जितना यहाँ लॉ में पढ़ रहे हो वो सारा एग्जीक्यूटिव में है, तो ढंग से पढ़ लो। और मैं ही पढ़ाऊंगी तो वहाँ मुझे चेहरे पता है कि मैंने ही पढ़ाया है, तो वहाँ तो फिर फ्लाइंग कुछ भी आ जाएगा तुम पे अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो। जो टाइम टेबल बनाया था वो फॉलो कर रहे हो? पारुल कौन है? पायल या पारुल, किसी का मैसेज आया था मेरे पास। व्हाट्स योर नेम? कृति। व्हाट्स योर नेम? नहीं यार, योर्स नहीं। हाँ, अजित। यू गाइज आर न्यू टुडे, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। पहले मुझसे ले चुके हो? पहली हो गई ना फिर। यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने? करा लिया यहाँ पे? पढ़ लिया, लिख लिया अपनी लैंग्वेज में साइड में? ये अभी हम छोड़ेंगे काइंड ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, अभी हम छोड़ रहे हैं अब छोड़ो 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 छोड़ो, यहाँ आ जाओ। टाइप्स ऑफ टॉट। पहला टाइप है बैटरी। पहला टाइप क्या है? बैटरी। बैटरी मतलब होता है मैंने किसी पे भी फोर्स अप्लाई किया है, किसी पे भी फोर्स अप्लाई किया है, चाहे थोड़े से थोड़ा फोर्स, चाहे ज्यादा से ज्यादा फोर्स, वो सब क्या है? टॉट है। मैंने किसी को ऐसे टच भी कर दिया वो भी टॉट है, मैंने उसे ऐसे प्यार से ऐसे थप्पी भी मार दी तो भी टॉट है, और मैंने तेज से फोर्स अप्लाई कर दी और वो सामने वो भी टॉट है। कोई भी प्रकार का फोर्स अप्लाई टॉट है। किसी के पीछे से बाल खींच दिए, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, टॉट है। किसी को ऐसे करके ऐसे कर देते हैं जो हम, टॉट है। यहाँ तेज से पीछे आते हैं और ऐसे थप्पी दे देते हैं, वो भी टॉट है, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हो। किसी भी प्रकार का फोर्स, चाहे थोड़ा सा थोड़ा, चाहे ज्यादा से ज्यादा, वो क्या होता है? टॉट होता है। लिखो, पहले अपनी लैंग्वेज में लिखो। अप्लाई करने को क्या कहते हैं? बैटरी। चाहे उस फोर्स से कोई हार्म हुआ है या नहीं हुआ, कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, तब भी वो फोर्स क्या है? टॉट है। और उस टॉट को क्या कहते हैं? बैटरी। रीड करो लाइन बाय लाइन, देखो कुछ डाउट है तो पूछो। लाइन बाय लाइन एवरीबडी। ट्राइवियल मतलब होता है थोड़े से थोड़ा, छोटा सा छोटा, कम से कम। MCQ paper is there, so you need to read line by line very cautiously. बहुत ध्यान से line by line read करना है, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो MCQ पेपर है, और कोई भी लाइन क्वेश्चन बन के आ सकती है। सिर्फ समझना काफी नहीं है, लाइन टू लाइन याद करना काफी है। और यही चीज उल्टी हो जाती है एग्जीक्यूटिव में, लाइन टू लाइन जरूरी नहीं होता, एग्जीक्यूटिव में समझना जरूरी है, क्योंकि तब तो आपको आंसर फ्रेम करके लिखना है। समझ आया? बैटरी। कोई भी वर्ड, कोई भी कहीं भी डाउट होगा तो पूछोगे, ये ध्यान में रख के पूछोगे कि यार ये एग्जीक्यूटिव का भी पेपर है, 8 मार्क्स मेरे वहां के भी यहीं पे है।
नेक्स्ट इज यहां बैटरी में मैंने क्या बताया कि क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स। असॉल्ट में क्या होता है, थ्रेटन करना। थ्रेटन मतलब समझते हो, डराना, धमकाना। जब, पहले समझ लो, पहले जब भी मैं किसी को भी डरा रही हूं, धमका रही हूं कि मैं तुझे मार दूंगी, जैसे मैंने ऐसे बस हाथ उठाया, मारा नहीं, हाथ उठाना इज ऑल्सो अ टॉट, जिसे हम बोलते हैं असॉल्ट करना। मैंने मुक्का दिखाया, नाक तक ले आई पर पिंच नहीं किया, टच नहीं किया मैंने, तो वो भी क्या है, असॉल्ट। मैंने गन निकाल ली और गन दिखा दी, तो वो भी क्या है, असॉल्ट। डरा दिया, धमका दिया कि अगला स्टेप अगर तूने कुछ और बोला तो पड़ेगा ही, तो डराना धमकाना इज असॉल्ट। ठीक है, वो भी एक प्रकार का टॉट होता है। इसमें क्या करते हैं हम, एप्रीहेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट, हम ऐसा दिखाते हैं, इमेज ऐसी देते हैं कि हम मार देंगे, हम नॉट द कॉन्टैक्ट पर मारते नहीं हैं। बैटरी पे मार देते हैं, असॉल्ट में सिर्फ डराते हैं, धमकाते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं करते, मारते नहीं हैं। रीड कर लो एक बार। नेक्स्ट है बॉडीली हार्म। बैटरी में क्या था, मारा था, फोर्स अप्लाई की थी। असॉल्ट में क्या था, डरा। और बॉडीली हार्म में क्या है, मारने के बाद चोट भी लग गई, बॉडी को हार्म भी पहुंचा, मैंने इसे धक्का दिया और आ गया, तो बॉडीली हार्म भी हो गया। जैसे ही बॉडी फिजिकली, उसको बोलते हैं बॉडीली हार्म। ये भी एक प्रकार का है। सबसे पहले करते हैं हम असॉल्ट, डराते हैं कि मार देंगे, फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर बैटरी अप्लाई करते हैं। बैटरी अप्लाई करने के बाद होता है सामने वाले को बॉडीली, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है चार दीवारी में कैद कर लेना। चार दीवारी में कैद कर लेना मतलब इम्प्रिजनमेंट, कब्जा कर लेना, कैद कर लेना, फॉल्सली, गलत तरीके से, गलत रीजन से, आपको बाहर नहीं जाने देना, आपको रोकना बाहर जाने से, आपकी लिबर्टी, लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम, लिबर्टी को रोकना। जब पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज किया जाता है, इन्फ्रिंज मतलब छीना जाता है, स्टॉप किया जाता है, लिबर्टी मतलब
फ्रीडम को छीना जाता है और आपको चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है, उसको कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजमेंट। मैं वॉशरूम गई और मुझे किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया जस्ट बिकॉज उसको वहाँ से कोई फ़ायदा उठाना था, मेरे रूम से कुछ चोरी करनी थी, उसने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया और मुझे निकलने नहीं दिया, तो उसने फॉल्स इम्प्रिजमेंट की, मुझे चार दीवारी में बंद कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। इसे बोलते हैं टॉर्ट। मैं इलेक्शंस के लिए वोट देने जाना चाहती थी और उसे पता था कि मैं उसकी पार्टी को वोट नहीं दूंगी, उसने मुझे रूम में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया और मैं वोट देने नहीं जा पाई। इसे क्या कहते हैं? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। रीड करो। I'm trying to write meanings of, I think, all the words which I think is difficult for you. So kindly go through it. कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो still. मेरे हिसाब से मुझे जो लिखना चाहिए वो मैं लिख रही हूँ साथ साथ। Try to have the module as soon as possible क्योंकि रजिस्टर में एक एक चीज़ लिखना is difficult. बुक में ही एरो डाल डाल के लिखना is easy. रीड भी करना है, सिर्फ लिख मत लेना, रीड भी करना साथ साथ। देखो कुछ समझ नहीं आया, कोई लाइन समझ नहीं आया, मुझसे पूछो, मैं लाइन बाय लाइन भी समझाने को तैयार हूँ। बट मैं खुद बोल बोल के सिर्फ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू स्पून फीड। आई डोंट वांट यू टू हैव द हैबिट कि मैम ही सब पढ़ पढ़ के पता है। इसलिए मैं लिख रही हूँ मीनिंग्स और मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझसे कोई भी लाइन का मीनिंग पूछो, नहीं समझ आ रहा तो। और ट्रस्ट मी, यू गाइस आर टू न्यू फॉर द लॉ। हो सकता है तुम्हें सारी की सारी लाइन समझ नहीं आ रही हो, पर पूछोगे तभी मैं समझा पाऊंगी, वरना तुम्हारा ब्रेन काम करने से रुक जाएगा कि मैम तो सब समझा ही रही है। रोकना, प्रिवेंट करना, किसी चीज को रोकना। यस टेल मी, कुछ पूछना है? सबके मीनिंग्स लिख लिए? हटाऊं? रीस्ट्रेन मतलब लिखा है मैंने। देखो बुक में कहाँ देख के पूछ रहे हो, यही मैं नहीं चाहती। ये क्या है अगेन? सामने लिखा है, मीनिंग भी हम वहीं से पूछ रहे हैं, तो क्या हम देख नहीं सकते ये सेकंड लाइन है तो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा? बच्चे स्पून फीडिंग बिल्कुल भी मत करो, ट्रस्ट मी, पीछे धक्का देती है वो, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, रोक जाता है हमारा ब्रेन काम करने से। नेक्स्ट है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन।
मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस मतलब होता है प्रोसिक्यूट मतलब होता है केस, केस वाला केस। इसका पूरा मतलब होता है झूठे फसाना। जब हम किसी को किसी झूठे केस में फंसा देते हैं वो होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैं बोल रही हूं कि दैट पर्सन ट्राई टू ईव टीज मी, जबकि ही डिडंट डिड दैट, नहीं किया उसने ऐसा, पर मैं बोल रही हूं ही ईव टीज्ड मी, तो मैं इसको झूठे केस में फंसा रही हूँ। और जब हम किसी को झूठे केस में फंसा देते हैं उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन, उसका कल्चर, उसकी फैमिली, उसकी रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत हार्म होते हैं। तो अगर हम किसी को झूठे केस में फंसा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का टॉट है जो हमें नहीं करना चाहिए, और उसके लिए भी लीगल रेमेडी मिलती है। इंस्टिगेटिंग मतलब फसाना, इंस्टिगेटिंग मतलब फसाना, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब केस में, मैलिशियसली बैड फेथ में, गलत तरीके से, विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी रीजन के झूठे केस में फंसाना, जिससे क्या होता है उसकी रेपुटेशन हार्म होती है, उसकी फ्रीडम रुक जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है और बहुत सारे नुकसान और भी होते हैं। डैमेजेस सफ़र करता है, हो सकता है प्रोसिक्यूशन टर्मिनेट करने पे प्लेंटिफ को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए, रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज होता ही नहीं है जब हम किसी को झूठे केस में फंसा देते हैं। हटाऊं? ये बस इतना समझ आ जाएगा तो काफी, ये पॉइंट उतने वो नहीं है, इतना समझ आ जाना चाहिए लाइन बाय लाइन। हो गया? हटा दूं? नेक्स्ट इज नर्वस शॉक। नर्वस शॉक मतलब है अब मैं किसी को फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा रही, अब मैं किसी को फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा रही, अब मैं क्या दे रही हूं? मेंटल हार्म। बेचारा स्ट्रेस में आ गया, मैंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ गया, मैंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से वो एंजाइटी इश्यूज फेस करने लग गया, मैंने ऐसा किया जिससे वो डिप्रेशन में चला गया, मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से वो स्लीप डिप्राइव्ड हो गया, सो ही नहीं पाता। तो ये सब क्या है? मेंटल इश्यूज। और आज के टाइम पे फिजिकल इश्यूज से ज़्यादा बड़े हैं मेंटल इश्यूज। ये भी एक प्रकार का टॉट है। मैं कहीं से जा रही थी और मैंने एक दिन क्या देख लिया? मर्डर होता हुआ देख लिया। और मैं तो बहुत छोटे दिल की हूँ, मेरे को तो वैसे ही कोई मूवी में रो रहा होता है तो मैं रो पड़ती हूँ, ऑन स्क्रीन रो रहा होता है तो मैं ऑफ स्क्रीन ही रो जाती हूँ, और मैंने मर्डर होता हुआ देख लिया, तो क्या मैं सो पाऊँगी? मतलब मेरे जैसा बंदा तो नहीं सो पाएगा, है कोई यहाँ पे जो सो जाएगा उस दिन? प्रॉपर मर्डर होता हुआ देखा है, और चुप था कि भाई कहीं मेरा भी मर्डर ना कर दे, छुप के ही देख रहे थे, बिल्कुल फिल्मी सीन। सो जाओगे उस दिन रात को? उस दिन दिमाग शांत हो पाएगा? उस दिन दिल शांत हो पाएगा? शायद उस दिन ही नहीं, शायद 4-5 दिन लग जाए इस चीज से उभरने के लिए। दिस इज वॉट इज नर्वस शॉक, मेंटल हार्म। फिजिकल इंजरी नहीं है यहाँ पे, क्या है? मेंटल इंजरी है। ठीक है? फिजिकल इंजरी में तो आपके शरीर को चोट लगती है, मेंटल इंजरी में आपके दिमाग को चोट लगती है, दिल को चोट लगती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, फेयर हो जाता है, सॉरो हो जाता है। रीड कर लो एक बार, देखो कुछ पूछना है?
हाँ जी, पूछना है कुछ नव शौक में? नेक्स्ट है डेफोमेशन। डेफोमेशन मतलब होता है, अगर तुम यस या नो नहीं बोलोगे ना तो मुझे नहीं समझ आएगा तुम्हें कुछ पूछना है नहीं पूछना, तुमने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, फिर मैं अपनी स्पीड से चलूंगी। तो अगर तुम्हें एक्टिव रहना है, अपनी स्पीड को मेरी स्पीड से मैच करना है, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मैम 1 मिनट थोड़ा सा रह गया पढ़ना है। मैं नहीं बोलोगे तो मैं अपनी स्पीड से चलूंगी। डेफोमेशन मतलब होता है लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। जब मेरी रेप्यूटेशन पे हार्म पहुंचता है उसे बोलते हैं डेफोमेशन। कल को कोई जाकर कह रहा है कि तन्वी मैम तो अच्छा नहीं पढ़ाती, तो दिस इज व्हाट, डेफोमेशन। मेरी रेपुटेशन पे हार्म पहुंच रहा है। अगर तन्वी मैम अच्छा नहीं पढ़ाती तो कल को शायद जो स्टूडेंट्स आने वाले थे तन्वी मैम की क्लास में वो नहीं आएंगे। दिस इज व्हाट इज डेफोमेशन। और जबकि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, बस क्योंकि मैंने क्लास में 4 बार उसको डांट दिया तो उसने बाहर जाके ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया। एंड माउथ पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी, राइट? तो दिस इज डेफोमेशन। क्या मैं उस पर केस कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। क्यों क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि वो नेगेटिव, क्योंकि वो मैलिशियसली डिफेम कर रहा है, गलत तरीके से डिफेम कर रहा है। इफ supposedly 100 students are saying कि तन्वी मैम अच्छा पढ़ाती है and one student is saying तन्वी मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, तो हम उसकी जड़ तक तो जाएंगे ना, या उसकी बात मान के बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं ना, उसकी जड़ तक जाएंगे ना कि why the hell he is saying such things। तो दिस इज व्हाट इज मैलिशियस डेफेमेशन। नहीं करना चाहिए हमें किसी का, वरना मानहानि का केस हो जाता है। उसी को कहते हैं मानहानि का केस, डेफेमेशन का केस हो जाता है। तो कर सकते हैं डेफेमेशन का केस, कर सकते। क्या मारूं? भाजा की तो नहीं खुलेगा तन्वी मैम अच्छा नहीं पढ़ाती। ठीक है, सो डेफेमेशन का हम केस कर सकते हैं क्योंकि हम किसी की भी रेपुटेशन पे हार्म नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, रेपुटेशन पे हार्म पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं, या तो टेम्पररी फॉर्म में हार्म पहुंचाओ या परमानेंट फॉर्म में हार्म पहुंचाओ। अगर आप परमानेंट फॉर्म में हार्म पहुंचा रहे हो तो उसे कहते हैं लाइबल। लाइबल इज परमानेंट हार्म पहुंचाना। जैसे मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी किसी की और मैंने सबको भेज दी, तो ये परमानेंट हार्म हो गया ना। कितने लोगों के फोनों से मैं वीडियो डिलीट करा सकती हूँ? नहीं ना, ये तो परमानेंट हार्म हो गया। और स्लैंडर मतलब टेम्पररी। मैंने सपोजिटली क्लास में किसी को बोला तुम ऐसे हो तुम वैसे हो तुम कुछ नहीं कर सकते ब्ला ब्ला ऐसे करके मैंने किसी की रेपुटेशन पे हार्म पहुंचाया, तो वो टेम्पररी है। उन्हीं 5 लोगों को पता है, 10 लोगों को पता है, 15 लोगों को पता है, और वो 15 लोगों के अलावा 16वें को नहीं पता कि उसके साथ ऐसा हुआ है। वो क्या है? टेम्पररी। मैंने 2 लोगों से फ़ोन पे बात कर रही थी कॉन कॉल पे, उन कॉन कॉल पे बोला वो पता है ऐसा ऐसा है, ये करता है वो करता है, तो वो टेम्पररी है क्योंकि मैंने सब लोगों के सामने नहीं बोला और वो परमानेंट फॉर्म में नहीं है। तो डेफेमेशन 2 टाइप की होती है, लाइबल और स्लैंडर। लाइबल होती है परमानेंट डेफेमेशन, टेम्पररी होती है स्लैंडर। ठीक है, डेफेमेशन मतलब किसी की रेपुटेशन पे हार्म पहुंचाना, और जैसे ही रेपुटेशन पे हार्म पहुंचता है सोसाइटी हमें इग्नोर करने लगती है, सोसाइटी हमारे साथ उठना पसंद नहीं करती, सोसाइटी हमें निग्लेक्ट करने लगती है। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं डेफेमेशन के। ठीक है, पढ़ो एक बार, डेफेमेशन पढ़ो।
डेफोमेशन जो है वो क्राइम भी है, टॉर्ट के साथ साथ क्राइम भी है। आईपीसी एक्ट सेक्शन 449 इसे क्राइम भी कहता है। समझ आ रहा है पढ़ते हुए? कोई डाउट? बढ़े आगे। पढ़ने का मतलब होता है सब कुछ पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। तो ये हमारे हमारे टाइप्स ऑफ टॉर्ट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बैटरी, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फिर हमने पढ़ा असॉल्ट, जब हम डराते धमकाते हैं, उसके लिए वर्ड है एप्रीहेंशन। उसके बाद हमने पढ़ा बॉडीली हार्म, जब किसी को फिजिकल इंजरी हो जाती है। फिर हमने पढ़ा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जब हम किसी को झूठे केस में फंसा देते हैं। फिर हमने पढ़ा फॉल्स इम्प्रिजमेंट, 4 दीवारी में कैद करना। और फिर हमने पढ़ा डेफोमेशन, नर्वस शॉक। नर्वस शॉक मतलब किसी को मेंटल इंजरी देना। फिर हमने पढ़ा डेफोमेशन, किसी की गुडविल पे हार्म करना। ठीक है, इजी टॉर्ट समझ आ रहा है? मुश्किल है? नेक्स्ट है रेमेडीज एंड टॉर्ट। टॉर्ट की क्या क्या रेमेडीज है? मिलेगी डैमेजेस क्लेम कर लो भाई, तुम्हें जितने का नुकसान हुआ है उतने डैमेजेस ले लो। दूसरा, डैमेजेस मतलब क्या होता है? सपोज करो तुम्हें 50,000 का नुकसान हुआ है तो तुम 50,000 क्लेम कर सकते हो कोर्ट दूसरी पार्टी से। किस पार्टी से? डिफेंडेंट से। तुम्हें कितने दिलाएगा? 50,000। इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब होता है स्टे ऑर्डर लगवाना। इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर लगवाना। जब टॉर्ट प्रूव हो गया तो कोई बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है वो और लोगों के साथ हो, इसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दो, इसके काम को कैंसिल कराओ, इसके सील लगाओ इसके ऑफिस में। तो ये सब क्या होता है? इंजंक्शन। आप स्टे ऑर्डर लगवा रहे हो कि वो आगे काम नहीं कर सकता। जैसे बहुत बार होता है ना, बिल्डर फ्लोर्स में 3 फ्लोर अलाउड होती हैं, चौथी बनाने लगता है बिल्डर तो सील लग जाती है, रुक जाता है काम। ये सब क्या होता है? इंजंक्शन लगाना। फिर होता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि मतलब मैंने अगर एक्स चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे एक्स चीज चाहिए तो मुझे तो एक्स ही चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए। सपोज करो मैंने एक बाइक के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो यूनिक बाइक थी, सिर्फ कंपनी ने 3 ही बाइक बनाई थी और उसमें से एक बाइक के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे रही हूँ उसके लिए, और बाद में कंपनी बोल रही है नहीं हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते, तो क्या मेरे को डैमेजेस चल जाएंगे तब? जब मैं इतनी जुनून है मुझे कि बाइक्स का, और मैं एक ऐसी बाइक खरीदने के पैसे भी दे रही हूँ, एक्स्ट्रा भी दे रही हूँ, तो नहीं चलेंगे ना मुझे डैमेजेस। तब मुझे क्या चाहिए होगी? वही बाइक। तो जब जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वही चीज़ मुझे चाहिए, मैं किसी और चीज़ से सेटल नहीं हो सकती, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। आज एग्जीक्यूटिव में मैं यही पढ़ा रही थी। जैसे यहाँ तो सिर्फ एक हेडिंग है ना, एग्जीक्यूटिव में एक पूरा एक्ट है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो आज मेरा टारगेट था कि वो एक्ट ख़त्म कराऊंगी मैं उन्हें, बट क्योंकि आप लोगों की क्लास थी, मैं 10 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ाए तब भी मैं ख़त्म नहीं करा पाई, अभी भी 5 सेक्शंस बच गए। सो जहाँ जो माई पॉइंट इज़ ये बताने का कि जो चीज़ें आप CSWT में सिर्फ एक पॉइंट पॉइंट पढ़ रहे हो ना, वो आपके एग्जीक्यूटिव में एक चैप्टर्स हैं। अगर आप सोचो कि मैम ये होता क्या है और डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ, तो इसमें 44 सेक्शंस है, तो डिटेल में तो नहीं बता सकते ना। इसीलिए जितना बताती हूँ ना, बिल्कुल ऐसा बताती हूँ कि एग्जैक्टली मतलब समझ आ जाए। तो इसीलिए कहती हूँ अपनी लैंग्वेज में साइड में मतलब लिख भी लो, क्योंकि मतलब समझ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 डैमेजेस जो हमें जुडिशियल रेमेडी में मिलते हैं वो होता है डैमेजेस मिल जाएंगे, इंजंक्शन, जो टॉपिक रह गया ना आज सेक्शन 4 इंजंक्शन ही रह गया, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का ही एक टॉपिक है इंजंक्शन, आज वही रह गया। इंजंक्शन स्टे ऑर्डर लगाना, और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मतलब जो इस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था मुझे तो वही चीज चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक बार तीनों को अपनी लैंग्वेज में साइड में लिख लो क्या क्या होते हैं।
पढ़ लिए डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। डैमेजेस मतलब होता है पैसे दे दो, इंजंक्शन मतलब काम रुकवाओ उसका कि मुझे तो पागल बना दिया, किसी और को पागल ना बनाए, और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मतलब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे तो वही चाहिए, मैं और किसी चीज से सेटल नहीं होऊंगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। ये तो हो गई जो जजेस देते हैं, जुडिशियल रेमेडीज होती है, कोर्ट देता है। उसके अलावा एक होता है जो तुम्हें मिलती ही मिलती है। पहला है सेल्फ डिफेंस। मेरे घर में कोई घुस रहा है, मेरे घर के गेट पे ही मैंने बहुत बड़ा वास रखा हुआ है, जबरदस्ती कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, नहीं सुन रहा, मैंने वास उठाया, मुझे पता है ना मैंने वास कहाँ रखा हुआ है, मेरा हाथ पीछे, मैंने वास उठाया, उसके सर पे मार दिया, गया वो। कहाँ गया? कहाँ गया? भगवान को प्यारा हो गया। तो क्या मुझे कोई जेल भिजवा सकता है? क्या कोई मुझे जेल करा देगा? क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि जो मुझे जेल भेज दे? हाँ बताओ। दिस इज सेल्फ डिफेंस। कि भाई अगर कोई मुझे मार देता, कल को वो बंदूक निकाल के मुझे मार देता, उससे पहले मैंने उसे मार दिया, वो मुझ पे वार करने आया था ना, वो मुझे मारने आया था ना, वो मुझे नुकसान पहुंचाने आया था ना, मैंने तो सिर्फ अपने आप को बचाया है। दिस इज नोन एज सेल्फ डिफेंस। दिस इज अलाउड। सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर रहे हो, किसी का मर्डर भी हो जाता है तो वो अलाउड है, बट ये सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। अगेन मेरे घर में ट्रेसपास मतलब मेरे घर में कोई घुस रहा है जबरदस्ती, उसको भी रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फोर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ, नो फोर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ, वो वैलिड है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास का क्या मतलब होता है? जबरदस्ती बिना परमिशन के कोई आपके प्रेमाइसेस में घुस रहा है। प्रेमाइसेस हो सकता है आपका घर हो, आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपका इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी बिना परमिशन के अगर कोई आपके प्रेमाइसेस में घुस रहा है उसे बोलते हैं ट्रेसपासिंग। लिख लो एक बार, सेल्फ डिफेंस और प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास दोनों की अपनी लैंग्वेज में लिखो साइड में। नेक्स्ट है, लिख लिया दोनों का। नेक्स्ट है री एंट्री ऑन लैंड। मेरे ही लैंड पे कोई कब्जा करके बैठा है और उसे मैं निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या मैं निकलवा सकती हूँ? निकलवा सकती हूँ, पर मुझे कोशिश करनी है कि बिना मारपीट के निकलवाऊँ। नहीं बिना मारपीट के निकल रहे तो थोड़ा बहुत चलेगा, बट ये नहीं कि सामने वाले का मर्डर ही कर दिया अपने लैंड से निकलवाते हुए। तो निकलवा सकते हो आप, कोशिश करनी है कि लीगली निकलवाओ, कोशिश करनी है लीगली निकलवाओ। ऐसे ही रीकैप्शन ऑफ गुड्स, कि अगर मेरे गुड्स, मेरा फ़ोन कोई छीन के चला गया, वापस फ़ोन लेके आने के लिए क्या मैं उसे कुछ नॉन लीगली कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं उसको किडनैप कर सकती हूँ? मेरा फ़ोन ले गया था वो, तो नहीं, किडनैप नहीं कर सकती। लीगल तरीके से अगर मेरा फ़ोन वापस मुझे मिल जाता है तो वो मैं कर सकती हूँ, नॉन लीगल तरीके से मैं कुछ नहीं कर सकती। दैट इज़ री एंट्री ऑन लैंड एंड रीकैप्शन ऑफ गुड्स, दोनों साथ साथ एक जैसे चलते हैं। लिखो अपनी लैंग्वेज में। बस हर दोनों ही चीज़ में कोशिश करनी है पीसफुली करूँ मैं दोनों काम, लड़ाई झगड़ा ना करूँ, मारपीट ना करूँ, गलत तरीके ना अपनाऊँ। पीसफुली कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मारपीट लड़ाई झगड़े से नहीं कर सकती।
नेक्स्ट है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जो बहुत इरिटेटिंग है और सुन भी नहीं रहा। मेरी छत है, मेरी छत पे साथ वाले के छत का ट्री, बहुत बड़ा ट्री है, उस ट्री की ब्रांचेस आ रही हैं और मेरी छत को पूरा गंदा करके रखती हैं। हर जगह ब्रांचेस ही ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा है। मेरी छत का होना या ना होना बात बराबर है। मैं उसको बार बार बोल चुकी हूँ कि भाई ब्रांचेस कटवा दे, आई एम नॉट सेइंग पेड़ कटवा दे, बट ब्रांचेस को तो क्लीन कराना पड़ता है ना, वरना कहाँ की कहाँ निकल जाएंगी। पर वो मान ही नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गार्डनर को बुलाया और मैंने उसकी ब्रांचेस कटवा दी। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि अगर कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मेरी प्रॉपर्टी में आ रही है, मेरे को दिक्कत दे रही है, तो मैं उसका सल्यूशन खुद फाइंड कर सकती हूँ, अगर नोटिस देने पे सामने वाले ने नहीं किया तो। सामने वाले को बोला था ना मैंने, नहीं किया उसने, तो मैं क्या बैठी रहूँगी? नहीं, मैं उसका निवारण तो करूँगी, मैं उसका सल्यूशन तो फाइंड आउट करूँगी। दैट इज अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। लिखो अपनी लैंग्वेज में और रीड भी करो, देखो समझ आया? नोटिस देना है, मिस्चीवियस मेथड अब अडॉप्ट नहीं करना और अननेसेसरी फालतू का डैमेज नहीं करना। सिर्फ ब्रांचेस कटवाऊंगी, पूरा का पूरा पेड़ नहीं कटवा दूंगी। अननेसेसरी डैमेज नहीं करना। रीड भी कर लो। हो गया? द लास्ट रेमेडी इज डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट। डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट मतलब होता है किसी का भी कैटल या शैटल मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे किसी का डॉगी है, बार बार डॉगी आके मेरे घर के बाहर ही शिट कर जाता है, तो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ यार अपने डॉगी को संभालो, उसे नीचे लेके जाओ, नहीं सुनता। तो मैंने क्या करा, उसका डॉगी पकड़ के रख लिया और उसे डॉगी नहीं दिया। तो क्या मैं उसके डॉगी को सीज करके रख सकती हूँ, पकड़ के रख सकती हूँ? कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि उसका डॉगी मेरी प्रेमाइसेस में क्यों आ रहा है, बार बार बोलने के बाद भी आ रहा है। तो कोई चीज मुझे नुकसान पहुंचा रही है और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी चीज मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तो मैं उसको सीज करके रख सकती हूँ, पकड़ के रख सकती हूँ, जब तक वो मेरे को सोल्यूशन ना दे। दैट इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब जो चीज मुझे परेशान कर रही है, डैमेज और मुझे डैमेजेस दे रही है, उस चीज को मैं पकड़ लूंगी, फेसेंट, सीज कर लूंगी। लिखो अपनी लैंग्वेज में और फिर रीड करो, देखो। समझ आ रहा है सबको चैप्टर? डन। अब हम दोबारा ऊपर जाते हैं, जो टॉपिक हमने छोड़ा है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज लाइबिलिटी। टॉट की क्या क्या लाइबिलिटी होती है? पहली टॉट की लाइबिलिटी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सेज दैट
तुम्हारे लैंड पे गड़बड़ हुई है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, चाहे किसी और ने भी करी हो, कुछ भी करो, पर तुम्हारे लैंड पे हुई है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्या बोला है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ने? तुम्हारे प्रेमाइसिस में हुई है, तुम्हारे लैंड पे हुई है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। सारे नुकसान की भरपाई कौन करोगे? तुम ही करोगे। लिखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को, ये वाली लैंग्वेज लिखो अपने उसमें। चाहे तुम्हारी इंटेंशन थी नुकसान की, नहीं थी, चाहे तुमने नेग्लिजेंस दिया है, केयरलेसनेस दिखाई है, नहीं दिखाई है, पर तुम ही जिम्मेदार हो, चाहे तुम्हारी फॉल्ट हो या ना हो। डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट। डिफेंडेंट की ही जिम्मेदारी होती है, चाहे उसकी फॉल्ट हो या ना हो। दैट इज स्ट्रिक्ट। नाम से ही पता चल रहा है ना, स्ट्रिक्ट। तुम ही जिम्मेदार हो भाई, तेरी ही गलती होगी, मैं तो हमेशा सही होता हूं। अब एक केस स्टडी दिखाऊंगी मैं आपको। अगर आप पढ़ाते हो ना, ऐप बनानी जरूरी है आपके लिए। क्यों ऐप बनानी जरूरी है? क्योंकि टीचर का ब्रांड बनता है गूगल के प्ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी। यस, द केस स्टडीज नेम इज रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ऐसे मानिए सबसे इंपॉर्टेंट जो केस स्टडी है वो यही है। क्यों? क्योंकि ये बताता है हमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं इस केस स्टडी के फैक्ट्स को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में एग्जाम्पल देके बताना चाहती हूं कि इस केस स्टडी में कैसे चीजें मूव करेंगी। ऐसे मानिए ये आप है, आपको शौक था पेट एनिमल रखने का, तो आपने अपने यहाँ रख लिया एक डॉग। यस, आपका पेट एनिमल आपका डॉग। अब क्या होता है ना, कभी कभार डॉग्स या पेट एनिमल्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे में वो आपको तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अपना पूरा का पूरा गुस्सा पड़ोसियों पे निकालते हैं। आपके डॉग के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आपके साथ रहते रहते वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया और गुस्से में आके उसने जाके आपके पड़ोसी को काट लिया। यस, बेचारे को 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े। अब आप बताइए इस पूरे केस में गलती किसकी थी और रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराया जाएगा? सजा किसे मिलेगी और किसकी अल्टीमेट गलती मानी जाएगी? अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है या आप पता लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये केस स्टडी आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाली है। आते हैं हम वापस इस केस स्टडी के फैक्ट्स पे। एक इंसान था जिसका नाम था रायलन। यस, दिस पर्सन, इसका नाम क्या है? रायलन। रायलन एक मिल का ऑनर था, मतलब इसने खुद की एक मिल बनाई हुई थी, उसका मालिक ये था। अब मिल पे काम करने के लिए इसको पानी की जरूरत थी, मतलब कहीं पे रिटेन किया हुआ पानी इसे चाहिए था। इसने सोचा क्यों ना मैं एक रिजर्वायर बना लूं। बस सोचने की ही देर थी कि इसने हायर कर लिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सो फैक्ट गोज लाइक दिस, रायलन जो कि एक मिल ऑनर था, उसे एक रिजर्वायर क्रिएट करवाना था, जिसके लिए इसने हायर कर लिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब आप सोच रहे हैं रिजर्वायर कैसे दिखता है? तो बिल्कुल इसी प्रकार से दिखता है, जहां पे इजीली पानी को स्टोर किया जा सकता है। इस स्टोर्ड पानी की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं।
सो ये बनाने की जिम्मेदारी रायलैंड ने दे दी किसको? अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को। अब रेजर्वायर बनाते बनाते इसने नोटिस किया कि जमीन के अंदर बहुत पुरानी कोल शाफ्ट्स, बिल्कुल जैसे आपको दिख रही है स्क्रीन पे, वैसी ही कोल शाफ्ट्स जो कि बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं हुई है, वो डेब्रिस से, गंदगी से भरी पड़ी है। अब ये देख के इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि इसके पास दो तरीके हैं जिससे ये काम कर सकता है। पहला तरीका कि अपने लोगों को बोल के कोल शाफ्ट्स को ढंग से बंद करवाए ताकि रेजर्वायर अच्छे से क्रिएट हो पाए, और दूसरा है इसका शॉर्टकट तरीका कि जो जैसा है वो वैसा ही पड़े रहने दो, अपन को क्या करना है, हमें रेजर्वायर क्रिएट करना है और अपने घर चले जाना है। जैसे अक्सर बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट्स पसंद आते हैं, इस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को भी शॉर्टकट ही पसंद आया। इसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि बेटा शाफ्ट्स को एज इट इज रहने दो, तुम तो रेजर्वायर क्रिएट करो और पानी भर दो। बस इसके लोगों ने इसकी डायरेक्शन पे काम किया और रेजर्वायर बना दिया बिना शाफ्ट्स को प्रॉपरली ढके या फिर बंद किए। रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही पानी रेजर्वायर में भरा, वो बाढ़ के रूप में कहां चला गया? फ्लेचर के कोल माइंस में चला गया। यस, शाफ्ट्स ना बंद करने की वजह से, शाफ्ट्स पुरानी होने की वजह से वो रिजर्वायर का भार नहीं ले पाई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई। फ्लेचर जो बेचारा अच्छे से कोल माइन पे काम कर रहा था, वो फ्लड के पानी के कारण अपने माइन को छोड़ने पे मजबूर हो गया। अब सोचिए, कोल माइन से कोल एक्सट्रैक्ट करता, अच्छा खासा पैसा कमाता, बट पूरा का पूरा केस ही बर्बाद हो गया। तो फ्लेचर ने बोला कि भाई अब तो मुझे इस पर्टिकुलर चीज का कॉम्पेंसेशन चाहिए। रिलायंस, तुमने ना मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, अब तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा इसकी वजह से। अब रिलायंस ने बोला भाई मेरी तो कोई गलती ही नहीं है पूरे केस में, मैंने तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, उसे बोला था कि भैया तुम्हें ऐसे ऐसे कुछ बनाना है, उसने बना दिया अपनी मर्जी से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आखिर दोषी कौन है? क्या वो मिल का ऑनर है या फिर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जिसे हायर किया गया था? अब याद कीजिए वापस से वही एग्जाम्पल जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिया था। आपके डॉग ने जाके आपके पड़ोसी को काट लिया है, कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? आप ही लेंगे ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे पूरा केस किसके अगेंस्ट चला गया? रिलायंस के अगेंस्ट चला गया। रीजन बीइंग वो प्रॉपर्टी तो इसकी थी, जो भी काम हो रहा था वो इसकी इंस्ट्रक्शन पे हो रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये पूरा का पूरा इल्जाम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं डाल सकता। यही तो है हमारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोलती है अपनी प्रॉपर्टी पे अगर कोई इंसान किसी ऐसी चीज को लाता है जिसके बारे में इसे पता है कि अगर वो कहीं एस्केप हो गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी पे लाने के लिए जिम्मेदारी भी इसी इंसान को लेनी पड़ेगी जो कि उस पर्टिकुलर चीज को उस प्रॉपर्टी पे लाया है। सो अगर आप अपनी घर पे, अपने ऑफिस में कोई ऐसी चीज लेके जाते हैं जो शायद दूसरों के लिए डेंजरस हो सकती है, हजार्डस हो सकती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी आप ही की बनती है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मतलब यहाँ समझ आया केस रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो इस केस में वही बोला गया है कि अगर आप ओनर हो, आपका लैंड है, आप अपने लैंड पे कोई भी चीज लाए हुए हो, अगर वो एस्केप हो जाती है, एस्केप मतलब आपके लैंड से कहीं और चली जाती है और किसी को नुकसान पहुंचा देती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ओनर की। क्लियर? दिस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रायलैंस वर्सेस फ्लेचर के एक्सेप्शंस हैं कुछ। वैसे तो हम क्या कहते हैं, सब सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? ओनर की। बट एक्सेप्शंस हैं, ओनर को बचाने के लिए कुछ कुछ चीजें रखी हुई हैं लॉ ने कि ओनर बच सकता है इन क्लॉजेज में, इन केसेस में। पहला क्लॉज है
डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अगर उसने रिजर्वियर नहीं बनाया होता और बस एक बाल्टियों में 4-5 बाल्टियों में पानी स्टोर किया होता और वो बाल्टियों का पानी कोल माइन में चला जाता तो आइलैंड बच सकता था। क्यों बच सकता था? क्योंकि बाल्टियों में तो पानी सेव करना क्या माना जाता है? नेचुरल यूज। पर एक इतना बड़ा रिजर्वियर बना के पानी सेव करना नेचुरल यूज नहीं होता है। तो अगर आप नेचुरल यूज कर रहे हो लैंड का और उसकी वजह से कोई डैमेज हो जाता है तो आप बच जाओगे। पहला पॉइंट ये है जो आपको बचाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से। लिखो अपनी लैंग्वेज में साइड में कि अगर आप नेचुरल यूज कर रहे हो और तब कोई गलती हो जाती है तो आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बच जाओगे। डन। नेक्स्ट है कॉन्सेंट ऑफ द प्लेंटिफ। जो महाराज मुझ पे कंप्लेन कर रहे हैं ना, जब मैं रिजर्वियर खुदवा रही थी ना तो उन्होंने अपना कॉन्सेंट दिया था। कॉन्सेंट मतलब उन्होंने अपनी परमिशन दी थी और अब लीक हो गया, फ्लड आ गया तो मुझ पे केस कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगी भाई तुझसे परमिशन ली थी मैंने, अब मुझ पे केस कर रहा है, गलती हो गई तो फ्लड आ गया तो तब भी मुझे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बचा देगी कोर्ट, क्योंकि प्लेंटिफ ने, जो बंदा कंप्लेन कर रहा है, उसने खुद ने परमिशन दी थी कि कर लो ये काम, थोड़ा पानी मुझे भी दे देना जब जरूरत होगी, और अब कंप्लेन कर रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा। दैट इज कॉन्सेंट ऑफ द प्लेंटिफ। लिखो अपनी लैंग्वेज में, मैं बार बार बोल रही हूं अपनी लैंग्वेज में लिखो ताकि जनवरी तक याद रहे। इनफैक्ट जब एग्जीक्यूटिव में भी ये बुक खोलो तो याद आ जाए कि ये पॉइंट क्या समझाया था मैम ने। लिखना ही समझ नहीं आ रहा शायद कुछ लोगों को कि क्या लिखें। यही लिखो जो मैं समझा रही हूं कि अगर प्लेंटिफ ने खुद ने परमिशन दी थी तो वो बाद में केस नहीं कर सकता अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो, क्योंकि कॉमन बेनिफिट बोला था उसने कि भाई मैं भी बेनिफिट उठा लूंगा इस रिजर्वियर से। कॉमन बेनिफिट के बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी मतलब मेरे यहाँ पे कोई केमिकल स्टोर है, केमिकल स्टोर रहता है मेरी फैक्ट्री में कोई, और कोई बाहर वाला बंदा जिसे मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, वो सिगरेट स्मोक करके सिगरेट वहीं फेंक गया, बुझाई भी नहीं, और आग लग गई, तो क्या मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं। तो कोर्ट कहता है कि स्ट्रेंजर की हर एक एक्ट, जिस थर्ड पार्टी को आप जानते भी नहीं हो, उसकी हर एक एक्ट के लिए ओनर कैसे जिम्मेदार रहेगा? गार्ड बन के तो नहीं खड़ा रहेगा ओनर बाहर की कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, सबकी सिगरेटें तो नहीं बुझाता रहेगा, है ना? तो थर्ड पार्टी ने कोई गलती करी है तो ओनर जिम्मेदार नहीं होगा। दैट इज एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। स्ट्रेंजर की एक्ट्स के लिए ओनर जिम्मेदार नहीं होगा, तब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से वो बच जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी आर द अथॉरिटी जो उसी काम के लिए बनी है, जो सोलली वही काम करती है। जैसे सीएनजी पाइपलाइंस,
तो इसके लिए अथॉरिटी है, वही सीएनजी की पाइपलाइन बनाएगा, कोई प्राइवेट बंदा पाइपलाइंस नहीं बिछा सकता, टेंडर मिलता है उस चीज़ का, ठीक है, और एक्सपर्ट बंदे ही करते हैं। अगर एक्सपर्ट बंदे ने सीएनजी की पाइपलाइन लगाते हुए कोई गलती हो गई, गलती भी नहीं हुई, उसने तो अपनी तरफ से अच्छे से काम किया था, बट कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सरकार कोर्ट कहता है कि भाई वो तो अपना काम अच्छे से ही कर रहे थे, वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो कभी भी हो सकते हैं, वो तो उसी काम में माहिर है, वो उस काम के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम एग्जेम्प्ट करते हैं कि वो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट है, तो उन्होंने रीजनेबल केयर अपनाई होगी, उन्होंने ध्यान से ही काम किया होगा, बट एक्सीडेंट्स तो कभी भी हो जाते हैं। दिस इज स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को बचा के चल रहा है। नेक्स्ट एक्ट ऑफ गॉड। कल को यहाँ अर्थक्वेक आ जाए और ये रूफ हम पे गिर जाए, तो क्या हम नितेश कुमार जायसवाल पे केस करेंगे? नहीं ना, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है ना, कि अर्थक्वेक आया, दीवार गिर गई, हो सकता है कितने लोगों पे गिरी होगी, तो ये थोड़ा ना सब अपने उनके ओनर्स पे केस करने लग जाएंगे, तो अब भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से ओनर बच जाएगा जब एक्ट ऑफ गॉड होगा, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं था, ह्यूमन कुछ नहीं रोक सकता था। अर्थक्वेक को रोक थोड़ ना सकते थे हम, आया बिल्डिंग्स गई तो गई ना, कोलैप्स सारी हो गई। नेक्स्ट है एस्केप, लिख लिया एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट है एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट। जो बंदा कंप्लेन कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्लेंटिव, और जो बंदा कंप्लेन कर रहा है ना, उसी की गलती की वजह से फ्लड आया था, उसी की गलती की वजह से फ्लड आया था। उसने सोचा था मैं यहाँ ना छोटा सा गेट बनवा लेता हूं और धीरे धीरे ना पानी चुराता रहूंगा, तो उसी ने गलती करी, शाफ्ट उसी ने बनवाया, और पानी चुराने के बदले फ्लो तेज आया तो पानी वो शाफ्ट तोड़ता हुआ निकल गया, फ्लड आ गया, और अब वो केस कर रहा है। तो बाद में पता चल जाएगा ना कि शाफ्ट उसने बनवाया था, कॉन्ट्रैक्टर को अंडर द टेबल पैसे देके उसने बोला था शाफ्ट बंद मत करियो। तो प्लेंटिव की खुद की गलती की वजह से अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, वो डिफेंडेंट से पैसे नहीं ले सकता, क्लेम नहीं ले सकता। समझ आया? इसका जैसे एक और एग्जाम्पल है कि एक चोर है, कहीं किसी फैक्ट्री में चोरी करने गया, और उस फैक्ट्री में थक गया था बेचारा चोरी की प्लानिंग करके, बॉस टेबल पे बैठा, बॉस टेबल पे स्प्राइट की टेबल में स्प्राइट की बॉटल में केमिकल पड़ा हुआ था। जैसे इंडियंस की तो आदत होती है, जो बॉटल खाली हो इसमें कुछ ना कुछ रख दिया, तो उसने उस स्प्राइट की बॉटल में केमिकल रखा हुआ था जो बिल्कुल स्प्राइट जैसा दिख रहा था। वो थक गया, उसे लगा स्प्राइट पड़ी है, उसने गट 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 करके पी लिया। तो क्या वो ओनर पे केस कर सकता है कि आपने स्प्राइट की बॉटल में केमिकल रखा था? नहीं ना। क्या बोलेगा कोर्ट में जाके, मैं चोरी करने गया था, मैंने वहाँ स्प्राइट पी ली, बट स्प्राइट में केमिकल था? नहीं कर सकता ना। तो ये तो प्लेंटिव की खुद की गलती थी, तो प्लेंटिव की खुद की गलती में कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। ठीक है, समझ आया? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी समझ आई? दोबारा एक बार रिवाइज कराती हूँ। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, लाइबल डिफेंडेंट ही होता है, फॉल्ट हो या ना हो, बट उसकी कुछ एक्सेप्शंस है जो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, और इसका केस स्टडी है रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस, कोल माइन वाला। ठीक है, याद रखना है हमेशा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है करे कोई और भरे कोई और। गलती करी किसी और ने है, जिम्मेदारी बेचारा कोई और उठाएगा। पहले इतना लिखो,
करे कोई और, भरे कोई और, गलती करी किसी और ने है, जिम्मेदारी कोई और उठाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट की करी हुई सारी गलतियों की जिम्मेदारी कौन उठाता है? प्रिंसिपल। मैंने एजेंट को अपॉइंट किया है, मैंने एजेंट को बोला था जाओ जाकर मिस्टर एक्स से इन पेपर्स पे साइन करा लो। एजेंट ने क्या करा, बीच में पावर ऑफ अटॉर्नी डाल दी उस बंदे की, मिस्टर एक्स की। और मिस्टर एक्स ने, क्योंकि वो मुझ पे विश्वास करता है, उसने बोला मेरा एजेंट आया, उसने बिना देखे सारे पेपर्स पे साइन कर दिए। और एजेंट जब मेरे पास आया, पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर अपनी पॉकेट में डाल लिया, और बाद में सारी पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास चली गई? मिस्टर एजेंट के पास, मिस्टर एक्स की सारी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो क्या एजेंट की हुई एक्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी? यस, एजेंट के किए हुए सारे काम की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिंसिपल की। अगेन ये क्या हो गया, करे कोई और, भरे कोई और, गलती करी एजेंट ने, जिम्मेदारी प्रिंसिपल को उठानी पड़ेगी। दिस इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्योंकि माना जाता है कि एजेंट जो है प्रिंसिपल के इशारों पर काम कर रहा है। जब एजेंट आपके पास आता है तो ये समझा जाता है कि मैं ही आपके पास आई हूं, क्योंकि वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लिख लो अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है पार्टनर्स। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर की एक्ट्स के लिए जिम्मेदार होता है। ये आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर की एक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कोई एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप के नाम पे जाके लोन ले आया तो बाकी सारे पार्टनर्स को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। हर पार्टनर को ये माना जाता है कि वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है बाकी पार्टनर्स का। तो हर पार्टनर की गलती, हर पार्टनर की परेशानियों की जिम्मेदारी दूसरे पार्टनर पर आती है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। लिखो। नेक्स्ट है मास्टर एंड सर्वेंट। सर्वेंट की सारी, वही वाली प्रिंसिपल एजेंट वाली बात आ गई। सर्वेंट की सारी जिम्मेदारियां किसको उठानी पड़ती हैं? मास्टर को। मेरा ड्राइवर है, ड्राइवर जाते जाते किसी का एक्सीडेंट कर गया और मेरी गाड़ी थी, मेरा ड्राइवर था, मेरे वर्किंग आवर्स थे, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? मैं। पुलिस किसे फोन करेगी? मुझे। जिम्मेदारी किसे उठानी पड़ेगी? मुझे। कॉम्पनसेशन किसे देना पड़ेगा? मुझे। मास्टर जिम्मेदारी उठाता है अपने सर्वेंट की। सेम वही वाली बात है, बस क्लॉजेस बताए हुए हैं उन्होंने। देन है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एम्प्लॉयर अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिम्मेदार होता है पर अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिम्मेदार होता है पर अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जिनको एक्सपर्टीज है। मैंने अपना इंटीरियर डेकोरेटर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया है,
मेरी पूरी बिल्डिंग को इंटीरियर डेकोरेटर डिजाइन करवा रहा है, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर साथ में मिलके करा रहे हैं, तो एक्सपर्ट अपॉइंट किया है ना, ज्यादा पैसे दे रही हो ना, ठेके पे तो काम नहीं दिया ना, तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा। और अगर ठेके पे दिया होता तो वो क्या होता, कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिम्मेदार होती हूँ, पर मैं अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं होती हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी अगर जिम्मेदार होने लग गई तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च कर रही हूँ काम कराने के, फिर मैं ठेके पे ही क्यों ना दे दूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाता है कि अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, वो गड़बड़ कर देगा अगर मैं उसके लिए भी जिम्मेदार हूँ, फिर तो मेरा क्या ही फायदा ना धरती पे होने का, हर किसी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो लिखो डन, समझ आया। तो अगर मैंने एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट किया तो मैं जिम्मेदार होंगी, नो। अगर मैंने ऐसे ही ऐरा गहरा बंदा अपॉइंट कर लिया क्योंकि सस्ते में मिल रहा था तो क्या मैं जिम्मेदार होंगी, हाँ। अगर मैंने खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला इतनी कमजोर बनाइए रूफ कि कल बच्चों पे गिर जाए, तो मैं जिम्मेदार होंगी, हाँ ऑब्वियसली होंगी, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट था या नॉर्मल था, ठीक है। देन लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट अभी हम कर चुके हैं, तो दिस इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का क्रक्स क्या है, करे कोई और भरे कोई और, जैसे मास्टर सर्वेंट, पार्टनर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, कुछ भी, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट। मैं कल को यहाँ पे कुछ गलत बोल दूं, तुम कौन जिम्मेदारी उठाएगा, नितेश कुमार जायसवाल, मैं थोड़ा ना उठाऊंगी, मैं तो एम्प्लॉई हूं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट सेज दैट दो चीजों में डिवाइडेड है, एक इंग्लैंड के बारे में बात हो रही है, एक इंडिया के बारे में बात हो रही है। अगर इंग्लैंड है, इंग्लैंड क्राउन कहता है कि अगर मेरे ऑथराइज बंदों से, क्राउन, क्राउन होता है ना वहां पे, सरकार को क्या बोलते हैं वहां पे, क्राउन, कि मेरे ऑथराइज बंदों से कोई भी गलती हो जाती है ना, तो क्राउन कहता है मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। क्या कहता है, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। बट हमारा इंडिया बीइंग इंडिया, वो कहता है मैं क्यों जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि ये काम सॉवरेन था या नॉन सॉवरेन था। अब होता क्या, ये किस खेत की मूली है, सॉवरेन और नॉन सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या ये एक ऐसा काम था जो सिर्फ सरकार ही कर सकती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। सॉवरेन होता है जो सिर्फ सरकार कर सकती है, नॉन सॉवरेन होता है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। तो इंडिया कहती है, इंडिया की सरकार कहती है कि अगर काम सॉवरेन होगा, मतलब ऐसा काम होगा जो सिर्फ सरकार ही कर सकती है, तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। और कहती है अगर काम नॉन सॉवरेन होगा, कि अगर ये ऐसा काम था जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं, तो मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, चाहे मेरे सरकारी कर्मचारी से गलती हुई हो। समझ आया। इंडिया क्या कहती है, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा काम को, सॉवरेन और नॉन सॉवरेन। सॉवरेन वो काम जो सिर्फ सरकार कर सकती है और कोई और नहीं कर सकता, नॉन सॉवरेन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। तो मैं जिम्मेदारी किसकी उठाऊंगा, सॉवरेन की, नॉन सॉवरेन की नहीं उठाऊंगा। लिख लो इंग्लैंड और इंडिया के आसपास दोनों बातें।
डन, कर लिया, बढ़े आगे। लिख लो जिसने नहीं लिखा। डन, देव डन। सो यहां होता है हमारा टॉट चैप्टर खत्म। इजी चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था, होल्ड कर पा रहा था आपका इंटरेस्ट ये चैप्टर। तो हमने क्या पढ़ा? टॉट में 3 चीजें होनी चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज, लीगल रेमेडी। फिर हमने 2 चीजें पढ़ी, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। फिर हमने मेंस रिया पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ टॉट्स पढ़े, फिर हमने लाइबिलिटी पढ़ी। यह हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, यही सारे 4-5 क्लॉजेज हैं जो आपने डिस्कस करे। अब वी हैव अ प्रिपरेटरी लीव टुमारो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेटरी लीव? वी विल बी, हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हो गए हैं? CS हो गया है, कम्युनिकेशन का चैप्टर 1 के 3 पार्ट्स हो गए हैं, ABC, और आज हमारा क्या हो गया है? टॉट। वी विल बी सेंडिंग MCQ फॉर दीज चैप्टर्स। You have to revise all the chapter and attempt all the MCQs, ताकि कल तक आपके ये सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएं। किस किस का CS चैप्टर नहीं हुआ है? टेल मी दैट। 1 मिनट, अर्पिता जाओ एक बार जल्दी से रेनू मैम को बुला के लेके आओ, उन्हें बोलना जल्दी आ जाए। 1 मिनट होल्ड ऑन। Till the time I want to learn the names Dev, Ajay, Neha, Kriti, Ekta, Shreya. Dev, Ajay, Neha, Kriti, Ekta, Shreya. You guys are Delhiite, सब लोग दिल्ली से ही हैं। आप आते हो चांदनी चौक से, आप आते हो लोकल मतलब लक्ष्मी नगर से, पास में है भजनपुरा, दूर है वो लक्ष्मी। PG में रहते हो आप PG में रहते हो, और कोई PG में रह रहा है? आप भी PG। आप ओरिजिनली कहाँ से हो? हाँ, ऐप डाउनलोड हो गई सबकी? रेनू मैम ने सबकी ऐप डाउनलोड करा दी आज? बाहर मतलब बाहर, वो भी गलत टाइम पे हर टाइम बाहर चली जाती है। चलो सुनो, CS किस किस का नहीं हुआ है? हाँ, आप तीनों का। आप तीनों को ऐप पे CS दिखेगा, कंप्लीट करना है। यू गाइज हैव माई नंबर? मेरा नंबर सेव करोगे एक तो, और मुझे बोलोगे हमें ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। उसके बाद अगर आप CS चैप्टर पढ़ोगे, डाउट आएगा कोई भी, मुझे उसी समय वो डाउट की फोटो क्लिक करके भेजोगे, बोलोगे मैम ये समझा दो, मैं आपको वॉइस नोट में वो चीज़ समझा दूंगी। ठीक है, चैप्टर कम्युनिकेशन के 3 चैप्टर सबके हो गए हैं, आप दोनों के नहीं हुए होंगे, है ना? सो यू गाइज हैव टू कंप्लीट दिस टुमारो फ्रॉम ऐप। टॉट तो अब यहाँ बैठे हो तो सबका हो ही गया है। अब आप दोनों के चारों चैप्टर्स नहीं हुए हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टुमारो यू हैव टू सिट रिलैक्स एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स। क्या मैम ये ऑनलाइन ही होंगे? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ये ऑनलाइन ही होंगे, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप साथ साथ ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। टाइम से सिलेबस खत्म हो जाता है, डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू, क्योंकि टाइम से सिलेबस 2 तरीके से खत्म हो सकता है। या तो मैं जल्दी जल्दी भाग जाऊँ, मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट कर दूँ, तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? या मैं तुम्हें बीच बीच में MCQs भी प्रैक्टिस कराऊँ। अगर टाइम से कोर्स खत्म हो जाता है तो ये चैप्टर्स मैं दोबारा करा दूंगी फिजिकली भी, बट टाइम से कोर्स नहीं खत्म होता, बिकॉज जनवरी वाले पेपर में ना, नवंबर से लेकर जनवरी वाले में टाइम क्या होता है? सिर्फ 1 महीना, टेक्निकली सिर्फ 1 महीना होता है। वरना तो हम ये सारे चैप्टर्स अर्पिता से आप पूछ सकते हो, आपके बैच में कितनी बार हुए थे एक चैप्टर? 2-3 बार हो गए थे जो इसे याद है, और मेरे हिसाब से 4-4 बार एक चैप्टर हुआ था जब इनका नवंबर अटेम्प्ट था। नवंबर अटेम्प्ट कब आता है? जुलाई के बाद। कब आता है? और जनवरी अटेम्प्ट कब आता है? नवंबर से जनवरी। और आप लोग रजिस्टर अभी हुए होते हो नवंबर एंड में, है ना? तो टाइम कम होता है, इसलिए रीजन इज यू गाइज गेट
तुम्हें कभी प्रिपरेटरी लीव मिली है? तुम्हें कभी देते थे हम कि बीच में गैप दे दिया कि आज छुट्टी है, पढ़ना घर पे, कंप्लीट करना? नहीं ना, हम कराते थे वो बार बार। क्यों कराते थे? टाइम था, अब टाइम कम है, अब हमें टाइम को वाइजली यूटिलाइज करना है। सो दिस इज द रीजन यू आर गेटिंग इन ऑफ टुमारो, सो दैट यू गाइज कंप्लीट ऑल दीज 3, 4, 5 चैप्टर्स। ठीक है, आपको ऐप से देखने हैं, आपको CSL ऐप से देखना है, आप सबके हुए हुए हैं, आपने अपनी मॉड्यूल से एक एक लाइन पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद MCQ रेनू मैम से अभी लेकर जाने हैं। मैं रेनू मैम को इसीलिए बुला रही थी ताकि आपको सेंड कर दें। जब तक MCQ नहीं आएंगे यहाँ से जाना मत, बाद में मेरा दिमाग मत खाना MCQ दे दो MCQ दे दो। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में ना कॉपी होके पेस्ट नहीं होते, पता नहीं मुझे नहीं आते या होते नहीं है, तो सीधा रेनू मैम PC से भेज देंगी। तो ये चैप्टर उन्हें आप बताओगे और वो चैप्टर के आपको ब्रॉडकास्ट पे ही भेज देंगी सीधा PC से। ठीक है, लेके जाओगे। अभी मैं उन्हें बोल रही हूँ, कॉल करती हूँ उन्हें। ठीक है, समझ आया? कल मुझे मैसेजेस आएंगे डाउट्स पूछने के लिए, या सब आता है तुम लोगों को? लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन। अगर एक लाइन का भी मतलब नहीं समझ आ रहा ना, पिंग मी, परेशान करो मुझे, मैं परेशान होना चाहती हूँ, जीवन में परेशानी चाहिए मुझे थोड़ी सी। तो पिंग मी, आस्क मी फॉर ईच एंड एवरी लाइन, मैं मना नहीं करूंगी, बट तुम पढ़ो तो सही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक लॉ हो गया, एक कम्युनिकेशन, एक लॉ, अब किसकी चांस आएगी? कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। कौन सा है चैप्टर 2? चैप्टर 2 में, जैसे चैप्टर 1 में 3 पार्ट्स थे ना, चैप्टर 2 में 2 पार्ट्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी होपफुली, क्योंकि अब फ्राइडे किसकी होती है आप लोगों की? सपना मैम की होती है, और सैटरडे रोहित सर की होती है। होपफुली मैं संडे लूंगी तुम्हारी क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई अपॉइंटमेंट्स तो नहीं है तुम लोगों की? सुबह सुबह लेंगे, जैसी जैसे होती है, उसके बाद पूरा दिन तुम्हारा है। होपफुली अभी शॉर्ट नहीं है, तो संडे लूंगी क्लास और चैप्टर 2 का पार्ट 1 खत्म कराऊंगी। टिल देन आपको समझ आ गया कल क्या यूटिलाइज, कल यूटिलाइज करने के लिए छुट्टी मिल रही है, सोने के लिए नहीं कि उठो ही 1-2 बजे। ठीक है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मत मारना, जनवरी अटेम्प्ट है, बहुत कम टाइम मिला है। जनवरी अटेम्प्ट वालों के लिए ना CSWT इजी है, जनवरी अटेम्प्ट वालों के लिए ना CSWT मुश्किल है, क्योंकि ना टाइम कम है। वैसे CSWT बहुत इजी है, पर जनवरी वालों के लिए बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम मिलता है। जब तक हम सीरियस होते हैं ना, तब तक पेपर आ जाता है। कोई गलती मत करना। समझ आ रहा है मेरा भाषण, या मैं सिर्फ भाषण ही दे रही हूँ? आ रहा है? कुछ दिल को छू रही है बातें? नहीं छू रही तो मेरे अंदर ताकत नहीं है ना, 8 बजे से बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्ते। मेरा नंबर सेव कर लेना, मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड करा देना, कर लेना, बोल देना, जो भी बोलते हैं हम उसे